हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जीएससी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपके जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो क्योंकि 3 दिन आपका मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन समाहित होते हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 जीएससी अल्टीग्रेट के जो पैटर्न पर क्वेश्चंस को हम 3 दिन शामिल कराते हैं, ठीक है। और 3 दिन हम जो टॉपिक वाइज चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी का 4 पार्ट हमने कवर कर लिया। आज इस वीडियो में 5वां पार्ट हम कवर करने वाले हैं। 5वें पार्ट में हम आज कवर करेंगे रॉक एंड सॉइल, यानी जिन्हें हम चट्टान एवं मृदा कहेंगे, और नेचुरल डिसास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं, और मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं हैं, उन केंद्र हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि मैं पर डे शाम को 7 बजे अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आप सबको प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो सब आपको PDF के रूप में यानी लिखा हुआ मिल जाए, जिससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना बने, यानी आपका समय बचे, तो आप हमारे पास एक जो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें। एक पेड ग्रुप जो है मैंने बनाया है, उसमें एक छोटी सी फीस रखा हुआ है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लें, आपको वहां पर सारी PDFs दे दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, यानी जोन ऑफ हाई सेमिक इंटेंसिटी में नहीं आता है। आपको बताना है। 4 विकल्प है, उत्तराखंड, कर्नाटक पठार, और तीसरा है कच्छ, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो भैया इसका जो सही विकल्प है वह है कर्नाटक पठार। जी हाँ, कर्नाटक का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है और यह स्थिर एवं दृढ़ स्थल खंड है। यहाँ पर भूकंप का प्रभाव सबसे कम होता है, ठीक है। इसी कारण इसे न्यूनतम प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है और क्षति जोखिम के आधार पर कर्नाटक पठार को जोन 1 यानी न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है। 4 विकल्प है, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वह है सी यानी बिहार। जी हाँ भैया, अब अगर देखें तो बिहार जो है ना बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उसका मुख्य कारण है कोसी नदी, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चूँकि कोसी नदी अपना निरंतर मार्ग बदलती रहती है, जिसकी वजह से मुख्य जो है यही बाढ़ का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य नदियाँ हैं, बागमती, गंडक, कमला और अन्य जो छोटी नदियां हैं, बिहार में बाढ़ का कारण बनाती हैं, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। तो ध्यान से समझिएगा भैया, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो उड़ीसा है। अभी जो बात हो रही थी वो बाढ़ की, तो यानी बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है, बिहार है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं किस में आता है, उड़ीसा में। चूँकि क्यों आता है आपको ये भी जानना चाहिए। तो उड़ीसा में ये जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की स्थितियाँ बार बार बनती रहती हैं। इन परिस्थितियों के कारण उड़ीसा को बाढ़ का एवं अकाल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है सुनामी प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है। तो पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा, चौथा है तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी यानी तमिलनाडु। समुद्री भूकंपीय लहरों को जापानी भाषा में क्या बोला जाता है, सुनामी बोला जाता है, ठीक है। वर्ष 2004 में यहाँ पर सुनामी आई हुई थी। कब, 2004 में। और भारत में यह प्रकोप मुख्यतः नागपट्टिनम और पिछावरम, भितरकनिका एवं मुथुपेट स्थलों पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहा और इस क्षेत्रों में तमिलनाडु राज्य का नागापट्टिनम जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। 4 विकल्प है, यहाँ पर है निम्न बिंद तंत्र, धारवाड़ तंत्र, कुड़प्पा तंत्र, ऊपरी बिंद तंत्र। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है एक सही है। कौन सही है, बी यानी धारवाड़ तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं धारवाड़ तंत्र की जो चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण की वजह से हुआ है, ठीक है। इसमें जो चट्टानें आती हैं वो आग्नेय, निक्षेप, शिष्ट और जो है नाइस प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता है और इनका विस्तार जो है कौन कौन से राज्य में हुआ है ये भी जान लीजिए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में। और इसमें खनिज जो प्राप्त होते हैं वो सोना, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, इस प्रकार के जो है यहाँ पर खनिज प्राप्त होते हैं। इसे भारत की चट्टानों में
आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज किस भौमिकीय शिलाक्रम में से संबंधित है? 4 विकल्प है। विंध्यन क्रम, धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, टर्शियरी क्रम। ठीक भैया, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी धारवाड़ क्रम। ठीक है, तो भारत में अधिकांश लौह तथा अलौह खनिज जो है धारवाड़ क्रम से संबंधित है। प्रमुख जो धातुएं हैं सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि यहीं से प्राप्त होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को भारत के खनिजों का भंडार कहा जाता है। ठीक है, धारवाड़ बराबर लौह व अलौह धातुएं और गोंडवाना बराबर कोयला भंडार। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। गोंडाना क्रम की जहाँ पर चट्टानें मिली हैं वहाँ पर जो है कोयला का भंडार पाया जाता है, और धारवाड़ जो चट्टानें जहाँ पर मिलती है वहाँ लौह व अलौह धातुएं प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुड़प्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? 4 विकल्प है। पहला है लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला और तांबा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा खनिज नहीं मिलता है। ठीक भैया, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये जो है आपका जो सही विकल्प है वो है सी, यानी कोयला। ठीक है, कोयला जो है आपको यहाँ पर कुड़प्पा चट्टानों में कोयला खनिज नहीं मिलता है। ठीक है, तो कोयला खनिज इसका कारण क्या है? इसमें जीवाश्मों का अभाव है। किसमें? कुड़प्पा चट्टानों में। इसमें लौह अयस्क मिल जाते हैं, मैग्नीज मिल जाता है, ठीक है, तांबा मिल जाता है, लेकिन क्या नहीं मिलता है भैया? क्या नहीं मिलता है? कोयला बिल्कुल नहीं मिलता है। ठीक है, और आपको पहले ही मैंने बताया कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनकी तुलना किससे की जाती है, यानी वहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में जो है कोयला मिलता है, और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ पर धात्विक, धा से धात्विक, यानी धा से जो है धारवाड़, धा से धातु है। ठीक है, और गोंडवाना क्रम में आपको कोयला मिल जाता है। इस तरीके से आप इसको याद रखें। ठीक है, कुड़प्पा चट्टानों में जो है कोयला बिल्कुल भी नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निक्षयों का मुख्य स्रोत है? 4 विकल्प है। पहला है धारवाड़ तंत्र, दूसरा है गोंडवाना तंत्र, तीसरा है कुड़प्पा तंत्र, चौथा है बिंद तंत्र। ठीक है, आप जानते हैं कि वीडियोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए इन जो वीडियोज़ हैं इनको ज़रूर आप लाइक कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें, वीडियो को शेयर भी किया करें और हाइप जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो इसमें से जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है आपका बी, यानी गोंडवाना तंत्र। ठीक है, तो आप जानते हैं भारत के कोयला निक्षेपों का मुख्य स्रोत जो है गोंडवाना तंत्र है, और यहीं पर अच्छे प्रकार के जो कोयले हैं वही मिलते हैं, और इन शैलों में भारत का लगभग 98% कितना 98% यहीं से जो है कोयला प्राप्त होता है भारत को। ठीक है, और कोयला मुख्यतः जो है यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का है। इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरैसिन युग के बीच हुआ है। और इसकी जो प्रकृति है वो परतदार, यानी परत दर परत जो है इसमें कोयला बना हुआ है। ठीक है, इसमें मछली व रेंगने वाले जीवों के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? 4 विकल्प है। लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़, चूनेदार मृदा। ठीक है भैया, तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है, वो है यहाँ पर सी, यानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है भैया, भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अधिक जो है जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है भारत में, और विस्तार इसका देश में लगभग 43% भूभाग पर है। ठीक है, इसका निर्माण जो है नदियों के निक्षेपण से होता है, और इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है, परंतु पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। और इसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी और कावेरी का मैदान। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, इसका जो है इसका निर्माण इन्हीं नदियों के निक्षेपण की वजह से होता है। और इसमें जो प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं हमारे देश में वो है जैसे गेहूँ है, धान है, अरहर है, चना, मसूर, आलू, मक्का, और ठीक है, ये सारी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। अगर हम बात करें जो है इसकी प्रकार की, जलोढ़ मृदा के प्रकार की, तो उसमें 2 प्रकार होते हैं। पहला है पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसको बांगर के नाम से जाना जाता है, और नवीन जलोढ़ मृदा जो कि खादर के नाम से जाना जाता है। इसे भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कहा जाता है। साथियों, आप जानते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन करने के लिए छूटे ना, इसलिए आप जो है लिखने में अपने समय को ज़्यादा लगाने के बजाय आप PDF ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप जानते हैं बहुत छोटा सा चार्ज रखा गया है।
मात्र 2 रुपये पर डे के हिसाब से वो चार्ज आपको पड़ेगा, लेकिन 2 रुपये में आपका बहुत समय बच जाएगा और आप उन PDF के माध्यम से आप जब चाहेंगे तब रिवीजन कर लें। मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अपने GS वाले पोर्शन पर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको अपने विषय पर ही देना है। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। 4 विकल्प है, कहाँ पर? नदी नितल में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर और गोखुर झीलों के किनारे। तो 4 विकल्प है, इनमें सही है भैया सी, यानी बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। ठीक है भैया, तो आप जानते हैं कि जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, यह मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ऊपरी भाग पर निक्षेपित होती है। अतः जो गंगा घाटी में बांगर मिट्टी बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर पाई जाती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 मतलब काली मिर्च के संदर्भ में कौन सा या से कथन सही है? तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है इन्हें रेंगुर या रेंगुड़ के नाम से जाना जाता है और इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास की प्रचुरता होती है। तो इसमें आपको बताना है कि जो 4 विकल्प है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा विकल्प सही है। उसमें इसमें विकल्प सही है सी। ठीक है, कौन? 1 और 2 दोनों। ठीक भैया, तो ध्यान से समझिएगा भैया, काली मिट्टी को रेंगुर या रेंगुड़ भी कहते हैं और इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में है। और इसमें जो है लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटास की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इसका रंग जो है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति से काला हो जाता है। ठीक है, इसे कपासी मिट्टी या बिना जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है और विशेषता इसकी क्या है? परिपक्व मृदा, नमी धारण करने की इसमें क्षमता जो है उच्च होती है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर लावा मिट्टी पाई जाती है। 4 विकल्प है, छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग पठार में। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प है वो आपका है सी, यानी मालवा पठार में। ठीक है, लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो है मालवा के पठार में, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनी मिट्टी, इसे लावा मिट्टी, काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह मिट्टी मुख्यतः मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में है और इसका भाग जो है गुजरात में है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है कौन सी प्रकार की मिट्टियाँ? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टियाँ। ध्यान से समझिएगा भैया, इसमें जो सही विकल्प है वह है लाल और पीली मिट्टियाँ। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का भाग है। यहाँ सर्वाधिक विस्तार लाल और पीली मिट्टियों का है। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी का है? लाल और पीली मिट्टियों का। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में इको मार्क का प्रतीक चिन्ह है। 4 विकल्प है, एक है यहाँ पर उगता सूरज, दूसरा है मिट्टी का पात्र, तीसरा है शेर, चौथा है गेहूं की बाली। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है मिट्टी का पात्र। ठीक है, इको मतलब आप समझ ही जाते हैं कि इको जो है आपके इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो इसमें जो भारत में इको मार्क स्कीम 1991 के लिए प्रतीक चिन्ह यानी मिट्टी का पात्र बनाया गया। उसके कारण क्या है? मिट्टी के बर्तन में नवीनीकरण संस्थाओं का उपयोग होता है, इससे जो है खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है, यहाँ पर मिट्टी दिया हुआ है, यहाँ पर राज्य है, यानी आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। ये बात सही सुमेलित नहीं है, ये किस में है ऐसा आपको बताना, यानी जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, लैटराइट मिट्टी बिहार में और काली मिट्टी महाराष्ट्र में और लाल मिट्टी तमिलनाडु में। तो इसमें जो सही विकल्प है यानी कौन मैच नहीं कर रहा है वह है विकल्प सी, यानी लैटराइट मिट्टी जो है बिहार में, ये मैच नहीं कर रहा है। यानी लैटराइट मिट्टी जो है बिहार में नहीं पाई जाती है, बल्कि कहाँ पाई जाती है? केरल और असम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें बाकी तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी आपकी उत्तर प्रदेश में मिलती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी तमिलनाडु में। ठीक है, और लैटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? केरल या असम में। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा बन जाती है निष्प्रभावी, अम्लीय, क्षारीय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका जो सही विकल्प है वह है बी, यानी अम्लीय। ठीक है, क्या बन जाती है जो है मृदा? अम्लीय बन जाती है यूरिया के लगातार प्रयोग की वजह से। ठीक है, यूरिया मिट्टी में रिसकर नाइट्रोजन से मिलकर नाइट्रोसोमाइक
बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोसोमाइन बनाता है। यह दूषित जल द्वारा कैंसर और रसौलिया उत्पन्न कर सकता है। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। ठीक है, कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम। पहले है मृत्तिका, फिर गाद, फिर बालू। ठीक है, फिर मृत्तिका, बालू, गाद, बालू, गाद, मृत्तिका, गाद, बालू, मृत्तिका। तो इसमें सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, यानी मृत्तिका, गाद और बालू। ठीक है, मृत्तिका यानी क्ले सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है, गाद जिसे सिल्ट बोला जाता है मध्यम जल धारण क्षमता होती है, और बालू यानी जिसको सैंड इंग्लिश में बोलते हैं सबसे कम जल धारण क्षमता होती है। और इसका जो सही क्रम है वो मृत्तिका यानी सबसे ज़्यादा, उसके बाद गाद, फिर उसके बाद बालू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है खाद मिट्टी जिसको ह्यूमस बोलते हैं में किस तत्व की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा है कार्बन। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है कार्बन। ठीक है, तो खाद मिट्टी जिसे ह्यूमस में जो है कार्बन की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है। इसमें कार्बन यानी जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% तक होती है, और इसका निर्माण भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों से जो है मृत जैव पदार्थों के संचय से बनता है। ठीक है, तो इसका निर्माण भारी वर्षा व उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थों के संचय से बनता है। ठीक है, इसका विस्तार बिहार उत्तर में और दक्षिण में जो है उत्तराखंड, बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, इसे पीट मृदा भी कहते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? पहला विकल्प है तांबा, लोहा, मैग्नीज और जस्ता। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में से सही विकल्प क्या है? जस्ता। ठीक है, भारत में जो है इस जस्ता नामक सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। ठीक है, भारतीय मृदाओं में जस्ता की सर्वाधिक कमी होती है। जस्ता फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है या फसलों के तेज विकास में सहायक भी होता है। आगे बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन है ह्यूमस उदाहरण है किसका? मृदा संचरण का, क्रिस्टलाइट का, जैविक कोलाइड का, ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना, सही विकल्प है सी यानी जैविक कोलाइड का। ठीक है, किसका? जैविक कोलाइड का। ह्यूमस एक उदाहरण है किसी भी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के निच्छेदन द्वारा होता है। यह विघटन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, इसलिए ह्यूमस जैविक कोलाइड का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है क्या? ठीक है, चूना पत्थर, बेसाल्ट, लिग्नाइट और लौह अयस्क। का सही विकल्प भैया चूना पत्थर। ठीक है, बिंद शैलों का निर्माण कुड़प्पा क्रम के बाद हुआ है। इसमें चूना पत्थर के विशाल भंडार पाए जाते हैं। बिंद शैलों का निर्माण लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है बिहार जो कि सासाराम से लेकर के अरावली चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है, प्रमुख शैलें इसकी हैं बालू पत्थर, सेल व चूना पत्थर, यही सब इनकी जो है प्रमुख शैलें हैं। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है? चार विकल्प नई दिल्ली, सूरत, मुंबई, जयपुर। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। पीडीएफ ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन ना किया हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ज्वाइन करके अपने पास सारा मैटर रखिएगा। 1 घंटे से ज़्यादा अपने इस जो है समय को मत दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो जिससे कि आप अपने समय को बचाकर अपने विषय पर ज़्यादा फोकस कर सकें, इस बात का आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प होता है भैया बी यानी सूरत। ठीक है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? सूरत में। आप जानते हैं कि भारतीय हीरा संस्थान की जो स्थापना है 1978 में की गई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय जेवरातों की गुणवत्ता, डिजाइन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ? लखनऊ, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। ठीक भैया, तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए यानी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में जो है राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसको CSIR के अंतर्गत यह आता है, और यह संस्थान आधुनिक जीव विज्ञान और टैक्सोनॉमी के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। ठीक भैया, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? चार विकल्प है गोवा, कोच्चि, विशाखापट्टनम, पुरी। इसका जो सही विकल्प है वह है कोच्चि। ठीक है, यानी
केरल में यह स्थित है, कोच्चि में। इसका जो स्थापना 3 फरवरी 1947 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय के अधीन किया गया था और वर्ष 1967 में यह ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन आ गया। भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन 2017 का है तो उस परिप्रेक्ष्य में पूछा गया। तो यहाँ पर हरिद्वार, पटना, वाराणसी और भागलपुर। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो क्या है? पटना। ठीक है, पटना में किया जा रहा है। कौन? जो है पहला डॉल्फिन शोध केंद्र जिसे NDRC जो कि गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जा रहा है। तो यह जो है केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में 2 एकड़ भूमि में निर्मित कराया गया। ठीक, इसके अतिरिक्त मुंगेर में एक ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कराया जा रहा है जहां से डॉल्फिनों को देखा जा सकेगा। केंद्र सरकार ने 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया। गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है जिसकी घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS, ठीक है, किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद, हैदराबाद, देहरादून, नागपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। ठीक है, इसका सही विकल्प है C यानी देहरादून में है। क्या जो है? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS। ठीक है, तो यहाँ पर देहरादून जो कि उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्थान सुदूर संवेदन और भू संरचना और स्थिर निर्धारण व नव संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? 4 विकल्प है, सोलापुर, नागपुर, गुवाहाटी, झांसी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया D यानी झांसी में। ठीक है, राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में किया गया था। यह संस्थान ICAR यानी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित है। ICAR पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता था और वर्तमान नाम इसका है CAFRI यानी सेंट्रल एग्रोफोरेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 4 विकल्प है, देवरिया, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है B यानी क्या? झांसी। क्या है? झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में किया गया। कब किया गया? 1962 में। और इसका उद्देश्य था चारा उत्पादन एवं उपयोग के विभिन्न पहलुओं का अनुसंधान करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रचार प्रसार करना, चारा विकास में समन्वित भूमिका निभाना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। पहला है देहरादून, कटक, शिमला और दार्जिलिंग। ठीक है भैया, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है B यानी कटक में। कहाँ पर? कटक में। ठीक है, और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग में। तो इस तरीके से आपको 4 अनुसंधान से जो है क्षेत्रों के बारे में जानकारी हुई। यहाँ पर आप PDF में आपको ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? मेरठ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर। तो इसका जो सही विकल्प है वह है C यानी वाराणसी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जिसे IRRI का मुख्यालय लॉस बनोस फिलीपींस में है। इसका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो है वाराणसी में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है चावल की उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन की लागत कम करना, किसानों के कौशल में वृद्धि करना। तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की जो ये श्रृंखला है वो समाप्त होती है। यहाँ पर हमने 3 चैप्टर को कवर किया। अभी तक जो टॉपिक वाइज चीज़ें चल रही यानी इंडियन जियोग्राफी के पार्ट को मैंने जो है उसकी प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जा करके आप उसको देख लें। और 28 प्रैक्टिस सेट अब तक कराए जा चुके हैं, उन प्रैक्टिस सेट की अलग प्लेलिस्ट है, तो उसको भी आप वहाँ से देख लें। वीडियो को निरंतर देखें, डेली देखें, कल के लिए बिल्कुल भी ना टालें। आप प्रतिदिन 1 घंटे समय दीजिए। आप देखिएगा कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपका GS काफ़ी अच्छा हो जाएगा और निश्चित तौर पर आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।